हेलो स्टूडेंट्स, आपके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे एक सिंगल फेस इंडक्शन मशीन जो है वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे जीरो हो जाता है, कैसे दो फॉरवर्ड फील्ड और रिवर्स फील्ड, दो अलग अलग फील्ड होती है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब हमें पता है कि वो स्टार्टिंग टॉर्क तो जीरो हो गया सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में। अब क्या करें हम कि अब वो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो ताकि हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मशीन घूमने लग जाए। रनिंग टॉर्क तो हमको पता है कि रनिंग केस में तो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन भी एक स्टडी टॉर्क डेवलप करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लिप और रिवर्स स्लिप दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो वहां पर फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क की वैल्यू सेम हो जाती है और दोनों जीरो हो जाते हैं। नेट टॉर्क जो है वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। लेकिन जो रनिंग कंडीशन में ऐसा नहीं होता। रनिंग कंडीशन में कभी भी फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड स्लिप होती है s और बैकवर्ड स्लिप होती है 2 माइनस एस, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। तो हम देखेंगे अब रनिंग केस में नहीं, अब हमें लेकिन हमें चाहिए कि वो स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट करते हैं। तो क्या क्या करें हम? तो हमको पता है, मैंने आपको बोला था कि ऑल मल्टीफेस मशीन, ऑल पॉलीफेस polyphase windings, polyphase supply when provided to a polyphase winding, they'll produce a rotating magnetic field. यानी कि अगर थ्री फेज सप्लाई भी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और टू फेज सप्लाई भी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन सिंगल फेज सप्लाई हमारा स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सिंगल फेज सप्लाई का यही एक डिसएडवांटेज है। टू फेज, अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, टू फेज सप्लाई कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मैं हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, छोटा सा। थ्री फेज में तो हमने देख ही लिया था जब थ्री फेज इंडक्शन मशीन पढ़ा था, कैसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जनरेट हुआ था, रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड जनरेट किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टू फेज सप्लाई में भी सेम केस है। लेट्स से टू फेज सप्लाई में आपको पता है कि दोनों फेजेस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे थ्री फेज में कितना होता है, तीनों फेसेस के बीच में एंगल 120 डिग्री, जैसे टू फेज में होता है 90 डिग्री। तो लेट्स से टू फेज का जो फेस ए है उसका जो फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड इन या फ्लक्स इन ए फेस, वो मान लेते हैं फाई एम इंटू कॉस ओमेगा टी, और बी फेस में मान लेते हैं फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अगर ये कॉस ओमेगा टी है तो ये बी फेस वाला साइन ओमेगा टी होगा ही होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ए फेस में आप मान लेते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी, तो अगर ए फेस वाला साइन ओमेगा टी मानेंगे तो बी फेस वाला ऑटोमेटिकली कॉस ओमेगा टी हो जाए। कोई भी एक मान सकते हैं, चाहे से ये ब्लैक कलर वाला माने, चाहे से ये रेड कलर वाला माने। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, इसमें इस ब्लैक कलर वाला देखते हैं अपन। ब्लैक कलर वाले में ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ए फेस में कितना फ्लक्स आ जाएगा, फाई एम, और बी फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 इज 0, तो बी फेस में 0, तो इस डायरेक्शन में आपका नेट फ्लक्स जो है वो फाई एम आ गया। ये रेड वाले केस में ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ए फेस में, और बी फेस में आ जाएगा फाई एम, तो बी फेस के डायरेक्शन में फाई एम कर दिया। ठीक है, हमें कोई एक लेना है, मैंने दोनों बना दिए हैं, आप दोनों देख सकते हैं। अब ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री पे देखो, ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आप देखोगे कि फाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई एम डिवाइडेड बाय रूट 2, और इस बी की वैल्यू भी, फाई बी की वैल्यू भी फाई एम डिवाइडेड बाय रूट 2 होगी, और इसका डायरेक्शन ये वाला होगा और इसका बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई एम, और उसके बीच का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब वो ये यहाँ आ जाएगी, तो आप देखोगे आप ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर था, अब ये उतने एंगल से ओमेगा टी एंगल से इधर शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर ओमेगा टी को 90 डिग्री रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाला जो फाई बी है उसकी वैल्यू फाई एम हो जाएगी। तो अब देखो और 45 डिग्री से और इधर शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो एक नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। ये फाई एम इधर था, फिर फाई एम इधर आ गया, फिर फाई एम नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तो ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सिमिलरली आप देखोगे कि रेड कलर का देखोगे तो रेड कलर का जो है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। फाई एम पहले इधर था, फिर फाई एम इधर आ गया, फिर फाई एम इधर आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से लगा के इधर ऐसे घूम रहा है ये। तो मैंने आपको बोला था कौन से डायरेक्शन घूमता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज। हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका घूमता है वो लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज में घूमता है।
तो आप देख रहे हो ब्लैक वाले में लीडिंग टू लैगिंग जा रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है लीडिंग टू लैगिंग, और रेड वाले में लीडिंग टू लैगिंग जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी हमेशा लीडिंग होता है साइन ओमेगा टी से, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि टू फेस मशीन में भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अब हमारे पास टू फेस तो है नहीं, हमारे पास क्या है, सिंगल फेस। तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, इस चीज का यूज कर सकते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो जो सिंगल फेस वाइंडिंग थी हम उसको टू फेस वाइंडिंग में अगर चेंज कर दें, तो आपको पता है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हमको एक कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलेगा। आरएमएफ जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देता है, स्टडी टॉर्क मिल जाता है। तो अगर हम सिंगल फेस वाइंडिंग में, सिंगल फेस मशीन में कुछ ऐसा कर दे कि वो उसको टू फेस की तरह काम करने लग जाए, वो कुछ ऐसा कर दे कि वो टू फेस की तरह काम करने लग जाए, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। वो भी पहले क्यों नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिंगल फेज मशीन जो है वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पा रहा था। अगर वही रोटेटिंग होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। तो अगर हम सिंगल फेज मशीन को टू फेज में चेंज कर दें तो हमारा ये काम आसान से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टू फेज में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे बोलेगा टू फेज मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग बट वी डू नॉट यूज बिकॉज टू फेज इज नॉट अवेलेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज, ये सिंगल फेज मशीन थी, ये सिंगल फेज करंट आ रहा था। अब हमने क्या किया, ये सिंगल फेज वाइंडिंग थी, पहले सिंगल फेज मशीन में कितनी वाइंडिंग होगी, एक सिंगल वाइंडिंग, सिंगल स्टेटर कॉइल होगी। अब हमने एक एडिशनल कॉइल लगा दी, एक और 90 डिग्री, पहली वाली कॉइल से 90 डिग्री एंगल पे एक एडिशनल कॉइल लगा दी हमने। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये तो मेन वाइंडिंग है जो पहले वाइंडिंग थी सिंगल फेज में, हमने एक और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक और अटैच कर दिया, ताकि अब ये टू फेज की तरह काम करने लग जाए, क्योंकि दोनों वाइंडिंग के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ये टू फेज की तरह काम करेगा तो ये एक आरएमएफ जनरेट करेगा, आरएमएफ जनरेट होगा तो एक कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल स्टेडी टॉर्क जनरेट हो जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे होगा, अब आगे देखते हैं। तो देखो ये इन्होंने एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बता रखा है कि थ्री फेज में ये होते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख रहे हो टी मैक्सिमम ज्यादा होता है थ्री फेज में, उसका क्योंकि इसका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 3/2 × 5m, और फिर ये टू फेज के लिए होता है, फिर ये टू फेज के लिए 5m हो जाता है, और ये सिंगल फेज के लिए 5m/2 हो जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा हो जाता है। आप देख सकते हो एट स्टार्टिंग सिंगल फेज के लिए 0 टॉर्क होता है, तो ये बताया। इस टेक्निक को बोलते हैं स्प्लिट फेज। आपने बेसिकली क्या किया, सिंगल फेज जो था उसको स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि वो टू फेज की तरह एक्ट करे और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्प्लिट फेज टेक्निक। सिंगल फेज मशीन में स्प्लिट फेज टेक्निक यूज करके हम उसको टू फेज की तरह काम करवाते हैं और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट हो जाता है। As similar to a three-phase supply, a two-phase supply also produces rotating magnetic field, but with a reduced magnitude 5m only. The direction of rotation also depends on phase sequence leading to lagging phase. ये मैंने आपको बोला था। अब जो स्प्लिट फेज टेक्निक कौन सी यूज करते हैं उसके आधार पर हम जो सिंगल फेज मोटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेथड ऑफ स्टार्टिंग एज स्प्लिट फेज एंड स्प्लिट पोल। ठीक है, अब हम स्प्लिट फेज पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में स्प्लिट फेज ही है, स्प्लिट पोल नहीं है। तो ये शेडेड पोल मशीन हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम स्प्लिट फेज मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये स्प्लिट फेज में क्या होता है, स्प्लिट फेज में एक तो होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट, और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, और उसको सिंपली कह सकते हैं कैपेसिटर रन। क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में क्या होता है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, अब मैंने आपको बोला था ये मेन वाइंडिंग ये थी, अब मैंने आपको बोला था एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक हम लाते हैं ताकि वो टू फेज की तरह काम करने लग जाए। ये जो है आपका स्टेटर वाइंडिंग थी, अब ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपने एक्स्ट्रा डाली, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये आपने एक्स्ट्रा वाइंडिंग डाल दी। ये सीएस मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, मैकेनिकल स्विच। इसको क्या करता है, जैसे ही आपकी मशीन घूमने लग जाएगी, ये क्यों चाहिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ताकि स्टार्टिंग में एक आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके और एक स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट कर सके। जैसे ही वो घूमने लग जाए एक बार और रेटेड स्पीड पे पहुंच जाए, उसके बाद में इस वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है, तो हम उसके बाद में ये स्विच ओपन कर देते हैं ताकि वो सिंगल फेज ही रहेगा और सिंगल फेज मशीन घूमने लग जाए। क्योंकि रनिंग कंडीशन में तो मैंने आपको बोला था सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी टॉर्क जनरेट होता है। तो ये चीज हमने की है। तो स्प्लिट फेज में कुछ नहीं करता है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक जनरेट करते हैं जो ऑलमोस्ट रेजिस्टिव वाइंडिंग होती है।
इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, इसको इसलिए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस बोलते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है मेन वाइंडिंग के कंपैरिजन में, और ये ऑलमोस्ट रेजिस्टिव होती है, और इसके नंबर ऑफ, इसके जो वायर्स होते हैं बहुत थिन, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत थिनर टर्न्स होते हैं, क्योंकि अगर थिनर होंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो इसको ज्यादा रेजिस्टिव बनाते हैं। और ये जो होता है ये तो आपकी मेन वाइंडिंग जो है ये जो कि इंडक्टिव होती है मेनली, तो ये आपकी मेन वाइंडिंग है। तो इससे होगा क्या, ये आपका रोटर है देखिए, है ना। तो अब इससे हो क्या रहा है कि देखो कि जो ये वी, मान लो वी डायरेक्शन है, जो वोल्टेज है यहाँ पर इस मशीन का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये रहा, और जो करंट है वो अब फाई एंगल से, ओ सॉरी क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ, अब आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ये पहले वी 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 आपका वोल्टेज है, ठीक है। अब आई स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग करंट है देखिए, ये ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलता है आई एस, और मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलता है आई एम। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हो, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको आई एस, कोई बुक आई एस लिखते हैं, कोई बुक इसको आई ए भी लिख सकते हैं, आई ऑक्सिलरी, और इसको आई एम, आई मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो है। आप देखिए क्योंकि मैंने बोला था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑलमोस्ट रेजिस्टिव है, तो इसमें V और I के बीच में बहुत कम फेस एंगल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव होता तो जीरो फेस एंगल होता V और I के बीच में, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि काफी हद तक रेजिस्टिव, थोड़ा बहुत इंडक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लैगिंग बता दिया। और आई एम जो है वो मैंने बोला था इंडक्टिव है, तो वो वी से कुछ एंगल से लैग कर रही है, और आई एस और आई एम के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। और जो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल अल्फा। जो स्टार्टिंग टॉर्क जो डेवलप होता है किसी भी इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में, उसकी वैल्यू होती है, उस वो प्रोपोर्शनल होता है आई एम इंटू आई एस साइन ऑफ अल्फा, मतलब जो आई एम इंटू आई एस और इनके बीच का जो एंगल है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, साइन ऑफ दैट एंगल, ये होता है। अब इसका डेरिवेशन, जो स्टार्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन आपके मैं आपको नहीं कराऊंगा, बाद में, अब क्योंकि इतना आपके कोर्स में है नहीं, और अगर आप बोलोगे तो मेरे पास डेरिवेशन किया हुआ है, अगर जिन जिन आपको, आप में से किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो डेरिवेशन की तो आप बोल सकते हो, तो मैं उसका एक स्नैपशॉट लेके उसको मैं आपको भेज सकता हूँ इसके डेरिवेशन की। तो ये एक डेरिवेशन रहता है, आप फिलहाल डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का, वो प्रोपोर्शनल टू होता है आई एम यानी मेन वाइंडिंग करंट इंटू आई एस यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट इंटू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, उन आई मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच का एंगल जो है वो अल्फा है, तो इनके प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा आप, अब इसे आप देख सकते हो, जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू, जितना ज्यादा स्टार्टिंग करंट की वैल्यू उतना ज्यादा है कि नहीं। अल्फा इक्वल टू 90 पे स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये स्टार्टिंग टॉर्क, सॉरी, तो आप ये देख सकते हो। तो रजिस्टिव वाइंडिंग में ये चीज होती है, ठीक है, कि ऑलमोस्ट ये जीरो होता है, तो ये यहाँ पर हो जाता है। और रोटर जो है आपका एसेंशियली स्क्विरल केज टाइप होता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि, और बाद में जैसे ही बोलते हैं कि जैसे ही रनिंग कंडीशन आ जाती है तब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हम हटा देते हैं। रनिंग केस में स्टार्टिंग वाइंडिंग एकदम से हटा देंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, तो एक हल्का सा किंक आता है। ये देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिंगल फेज मशीन की, अब कुछ स्टार्टिंग टॉर्क आ गया, देख रहे हो। पहले सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की टॉर्क स्लिप कैरेक्टर कैसे थी, ऐसे यहाँ से यूं जाके और ये यहाँ आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि हमने एडिशनल एक वाइंडिंग डाल दी थी, टू फेज तरीके से उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा दी थी, तो अब एक कुछ स्टार्टिंग टॉर्क आ गया। अब इस किंक का मतलब क्या है, किंक बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जब आप आते हो तब एक रेटेड स्पीड आपकी जनरेट होगी। अब आपने जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको अचानक से हटा दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण, अचानक से उसको मैकेनिकली या कैसे भी करके उसको, उस स्विच को, उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा दिया, तो हटाने की वजह से क्या होता है कि एक किंक आता है, एक जर्क आता है, एक ठक से आवाज आती है, और वो वापस से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाती है, उस वो एक जर्क होता है, ठीक है। ये बोलते हैं आप। अब ये बोलते हैं कि एज अल्फा इज लो, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो स्टार्टिंग टॉर्क्स आर लो एंड द मोटर्स आर सुटेबल फॉर रेटिंग, फॉर आर नॉट सुटेबल फॉर रेटिंग मोर देन 250 वॉट। 250 वॉट से ज्यादा सुटेबल नहीं होती है, हाई इनर्शियल लोड्स वाले पे सुटेबल। ये छोटी छोटी मशीनें होती है, सिंगल फेज ना 250 वॉट से नीचे होता है, डोमेस्टिक फैंस, ब्लोअर्स वगैरह, इनमें ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज जो है वो इनमें यूज आती है, ठीक है। ये आप इस चीज को देख सकते हैं। अब एक चीज, अब नेक्स्ट मोशन जो आती है वो आती है कैपेसिटर स्टार्ट। तो मैंने आपको बोला कि जो अल्फा है, जो दोनों के बीच का एंगल है, स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट,
इन दो दो करंट के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा एंगल। और ये अल्फा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना स्टार्टिंग टॉर्क आपका, जितना ज्यादा अल्फा एंगल उतना ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है ना। तो इस कैपेसिटर स्टार्ट में क्या कर दिया है हमने, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस वाले जो था उसमें जो मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो रेजिस्टिव होती है। कैपेसिटर स्टार्ट में कुछ नहीं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑलमोस्ट कैपेसिटिव होती है। एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं इसमें, ताकि क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर जोड़ने की वजह से क्या हुआ कि जो आई स्टार्टिंग है वो, कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये पूरा कैपेसिटिव नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कैपेसिटिव है, तो ये लीड कर रहा है करंट। और मेन वाइंडिंग का करंट क्योंकि इंडक्टिव है मेन वाइंडिंग, तो मेन वाइंडिंग करंट हमेशा लैग करेगा वोल्टेज से, तो मेन वाइंडिंग का ये, तो आप देखोगे अब जो अल्फा एंगल है वो काफी बढ़ गया, अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास आ गया। और मैंने यही बोला था स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करना है तो अल्फा एंगल इंक्रीज करो, दोनों आई स्टार्टिंग और आई मेन वाइंडिंग के बीच का एंगल इंक्रीज करो तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो एंगल इंक्रीज करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैपेसिटर डाल दिया। कैपेसिटर से ये आई एस है जो अब लीड करने लगे। पहले रजिस्टिव के केस में आई एस किधर आ रहा था, यहाँ कहीं आ रहा था, यहाँ से ये यहाँ यहाँ, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट रेजिस्टिव था। तो अल्फा एंगल ये इधर का बीच का छोटा सा आ रहा था, अब ये कैपेसिटी होने की वजह से अल्फा एंगल बढ़ गया तो आपका टॉर्क बढ़ गया। तो इसलिए बोलते हैं ये मशीन जो है वो 250 से 750 वाट के बीच में होती है। फैंस, ब्लोअर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, यहाँ यहाँ इनकी एप्लीकेशंस होती है, ये यहाँ मशीन्स जो है वो काम आती है। और जैसी रनिंग कंडीशन में आप देखो कि वो वाइंडिंग हटा दी और केवल मेन वाइंडिंग रह गई और ये रन कर जाएगा। ठीक है, अब ये आप एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं ये कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती है। अब ये तो था कैपेसिटर स्टार्ट। रनिंग कंडीशन में हमने कैपेसिटर को हटा दिया, ये देखिए रनिंग कंडीशन कैपेसिटर को हटा दिया, केवल मेन वाइंडिंग रह गई है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज करके इसको हटा दिया। एक होती है कैपेसिटर रन, तो इसको जैसे ही हटाएंगे, देखिए अब ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, जैसे ही आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेसिटर को हटाया, अब देखोगे आप कि वापस से एक किंक आएगा। और आप इसमें एक और चीज नोटिस करिए, इसमें देखिए स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि इनके बीच का अल्फा, आई स्टार्टिंग और आई मेन वाइंडिंग के बीच का जो अल्फा एंगल है वो ज्यादा है, तो इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है। और ये किंक आएगा जब जैसे ही आप इसको कैपेसिटर को हटाओगे, एक थोड़ा सा जर्क आएगा, नॉइस होगी थोड़ी सी, और वापस से वो हो जाएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आ जाता है कैपेसिटर रन और परमानेंट कैपेसिटर टाइप। परमानेंट कैपेसिटर में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सिंपली ये कैपेसिटर जो है ये परमानेंटली अंदर रहेगा, जो आपके सीलिंग फैन में होता है, जो आपका जो घर का जो पंखा होता है छत का, उसमें सिंगल फेज जो इंडक्शन मशीन यूज होती है उसमें कैपेसिटर जो होता है वो परमानेंट होता है अंदर, वो उसको हटाते ही नहीं है अपन रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब परमानेंट का क्या फायदा है, तो परमानेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है, देखिए इसमें फिर से वापस वही आई स्टार्टिंग, देखिए मेन वाइंडिंग को लीड कर रहा है और ये मेन वाइंडिंग है और ये अल्फा एंगल है। ठीक है, अब इसमें ये करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह इसमें कोई किंक नहीं है। आप देख रहे हो, इसका सबसे बड़ा फायदा किंक, क्यों आता है, क्योंकि जब हम सेंट्रिफ्यूगल स्विच से किसी चीज को हटाएंगे उस वाइंडिंग को, तो एकदम से एक जर्क आता है। इसमें कुछ हटा ही नहीं रहे हम, वो कॉन्स्टेंटली वो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कोई किंक नहीं है। तो ये जो मशीन होती है ये साइलेंट ऑपरेशन मशीन होती है, बिल्कुल साइलेंटली ऑपरेट करती है। तो इसलिए अपन बोलते हैं, अगर सोचो किंक आएगा तो पंखे में कितनी ज्यादा टक 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 बहुत ज्यादा आवाज आएगी। जो किंक नहीं होने की वजह से ये मशीन जो होती है इनमें कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं होती है, इसलिए ये मशीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम कैपेसिटर रन टाइप मशीन भी बना देते हैं। आप इसकी ये पढ़ सकते हो, स्मूथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये आप इसको इसकी देख सकते हैं एप्लीकेशंस। अब आ गया, अब आपका आ जाता है इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन। एक सिंगल फेज, जैसे हमने 3 फेज में सर्किट रिप्रेजेंटेशन किया था, सिंगल फेज में सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।